पढ़ रहे थे उसमें से आज हम आपको सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में अगर भेद की बात की जाए कि इसमें भेद क्या, सेंटेंस तो आप अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे ना, नेगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस पढ़े हैं ना। ये जो आप पढ़े थे अंग्रेजी में उसका जो हिंदी नाम यहाँ है ना, है तो भाव वही लेकिन नाम अजीब अजीब तरीके का है, अलग अलग तरीके से। तो उसे हमें सीखना है आज। वाक्य के प्रकार, देखो वाक्य के प्रकार अगर हम देखें इसे दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। एक तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य को वर्गीकृत किया गया कि किस प्रकार का इनका भाव आता है, किस प्रकार का अर्थ है। दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर हम लोगों की परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से आते हैं, यहाँ से। ये इम्पोर्टेंट है, रचना या बनावट। जैसे पूछता है निम्न में से सरल वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य कौन सा है। दूसरा निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है। या पूछ लेता है मिश्र वाक्य कौन सा है या मिश्रित वाक्य कौन सा है। तो ये जो तीन कैटेगरी है वो एग्जाम में पूछी जाती है कि सरल वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य कौन सा है, संयुक्त कौन सा है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है अलग से विशेषकर। लेकिन पहले ये अर्थ के आधार पर जो कैटेगरी है उसमें एक एक लाइन आपको बता देते हैं। हम अर्थ के आधार पर आपको वाक्य का भेद बताएं उससे अच्छा है सबसे पहले आपको हम दो चीज़ बताते हैं कि वाक्य में होता क्या क्या है। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में क्या क्या होता है जी। सेंटेंस में मुख्य रूप से दो होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। हिंदी में बोले तो जो वाक्य है इसमें वाक्य के भेद में एक क्या होगा, विधेय होता है और एक विधेयक होता है जिसे हम कर्ता कहते हैं, यानी कर्ता और विधेयक। कर्ता का भी सूक्ष्म रूप हो सकता है या इसका विस्तृत रूप हो सकता है, विस्तार भी हो सकता है। अब आपको ये थोड़ा फील नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको लिख के बताता हूँ एक वाक्य। जैसे देखिए यहाँ लिख रहे हैं वाक्य, सोहन भोजन कर रहा है। ठीक है, सोहन भोजन कर रहा है। तो इसमें कौन भोजन कर रहा है, सोहन। तो जो ये सोहन है वो क्या बन गया, सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी उसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, प्रेडिकेट है, यानी ये सब क्या है, विधेय है। ठीक है, इसके बाद इसको विस्तार भी दे सकते हो आप। विस्तार जैसे मान लो नीले पैंट वाला, नीले पैंट वाला जादूगर खेल दिखा रहा है या दिखा रहा था। ठीक है, नीले पैंट वाला जादूगर खेल दिखा रहा था। कोई लड़का है गया था मेला फिर आया घूम के, ऐसे बता रहा है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए नीले पैंट वाला जादूगर, ये पूरा का पूरा क्या है, करता है, क्योंकि यही कर रहा है। लेकिन अब इस जादूगर को केवल इतने भी लिख सकते थे कि हम जादूगर खेल दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा विस्तार कर दिया मैंने, सूक्ष्म नहीं रखा इसका, थोड़ा सा क्या कर दिया, विस्तार। नीले पैंट वाला या मोटा आदमी या छोटा आदमी, इस तरीके से जब वो प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य में कर्ता का क्या बन जाता है, विस्तार। तो ये वाक्य में जो कर्ता का विस्तार है वो भी कर्ता ही होगा, और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो क्या है, विधेय है। तो ये क्या है, विधेय है। खेल दिखा रहा था, ये विधेय हो गया। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को सूक्ष्म रूप में तुम, मैं, हम, वह, सब इस तरीके से मोहन सोहन करके भी लिख सकते हैं, और उनकी थोड़ी सी कैटेगरी भी बड़े कर सकते हैं। उन्हें कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए, विशिष्ट बनाने के लिए हम उनके आगे पीछे कुछ शब्दों को जोड़ देते हैं। तो वो कर्ता का कौन सा रूप हो जाता है, विस्तृत रूप, और एक कर्ता का क्या होता है, सूक्ष्म रूप। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, स्पष्ट हुआ? ये नहीं रहता है क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन नहीं रहता, ये ऐसा थोड़ी ना पूछता है इनमें कर्ता कौन है, ऐसा नहीं पूछता है आपके।
लेकिन ये मैं पहले बता दिया हूँ आपको कि कर्ता क्या होता है और यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, पहले ये तो पहचानना सीखिए। उसके बाद हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा वाक्य है, इसके दो भेद हैं, कर्ता और विधेय, दो कैटेगरी हो गई। पहचानना सीखो इसमें से अब इसमें इनके भाव के आधार पे हम इसे अलग अलग करेंगे। कोई निषेधात्मक होगा, कोई सकारात्मक होगा, कोई समझ रहे हैं ना, प्रश्नवाचक होगा। तो पहले आप ये दो उदाहरण और ये लिख लीजिए, 2 लाइनें और ये 2 उदाहरण, उसके बाद आपको और अच्छे सिखाते हैं। इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र। सुनिए, हेलो, देखो 2-3 उदाहरण और लिख देता हूँ जिससे कि ये वाक्य के भेद और स्पष्ट हो जाए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए एक वाक्य हम लिख रहे हैं, मगन बोलता है, सोहन दौड़ता है, दौड़ रहा है, लोग मर रहे हैं। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति अस्थायी होते हैं। कम बोलने वाले लड़के मंदबुद्धिता के शिकार होते हैं। पर्याय बन सकते हैं। ये मैंने कुछ वाक्य लिख रखे हैं, ठीक है। अब इसमें आपसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूछा जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ये जो पहला वाक्य है, मगन बोलता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? जो बोल रहा है, मगन, ये सब्जेक्ट हो गया। तो प्रेडिकेट क्या है? बोलता है, ये प्रेडिकेट हो गया। सोहन दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है? सोहन, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। और ये बाकी जो बचा वो क्या है? प्रेडिकेट हो गया। लोग मर रहे हैं, कौन मर रहा है? लोग मर रहे हैं, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? प्रेडिकेट हो गया। अगला वाक्य, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। बात व्यक्ति की ही हो रही है, लेकिन व्यक्ति की कैटेगरी बना दी गई है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, ठीक है। तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति, ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। और सदा सफल होता है, ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है या प्रेडिकेट कह सकते हैं। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति की ही बात है, लेकिन कितना बोलने वाला है? ज़्यादा बोलने वाला है, उसकी विशेषता बता दी गई है। और वो अस्थायी होते हैं, ये क्या है? इसका प्रेडिकेट। और ये क्या है? सब्जेक्ट है। कम बोलने वाले लड़के, ये भी क्या है? इसका सब्जेक्ट है। लड़कों की थोड़ी विशेषता बता दी गई, विस्तार कर दिया गया, लेकिन है सब्जेक्ट ही। मंद बुद्धि का पर्याय बन सकते हैं, ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो क्या आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई क्लैरिटी आई? अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। ये सूक्ष्म भी हो सकता है, थोड़ा विस्तृत भी हो सकता है, लेकिन रहेगा सब्जेक्ट ही। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नोट कर लीजिए। और उदाहरण, कन्फर्मेशन किस में हमने सीखा भाई? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, यानी कुल मिलाकर कर्ता और विधेय में पहचानने को हमने आपको बताया कि ऐसे आप पहचान सकते हो। अब इसके बाद हमें पढ़ना है वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार में पहला आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं ना, इस असर्टिव का नाम यहाँ कुछ अलग है। इसे क्या कहा जाता है? सकारात्मक वाक्य कहते हैं ना, सकारात्मक वाक्य जिसमें पॉजिटिविटी हो, यूनिवर्सल हो, उन्हें क्या कहा जाता है? असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि तुम गाना गाते हो,
सब मास्क लगाते हैं। ये सब क्या है? असर्टिव सेंटेंस है या सकारात्मक वाक्य है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या होता है आपका? नेगेटिव सेंटेंस। या नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है? जिससे नेगेटिव सेंस हमें मिले, कैसी फीलिंग आए? नेगेटिव एक्शन की, एक्शन माने क्रिया, क्रिया को नेगेटिव बना दिया जाए। जैसे लिखा है कि पुनीत कोचिंग जा रहा है, जा रहा है लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव सेंस में हुआ कि हाँ जा रहा है। हमने क्रिया के पहले क्या करना है? नहीं लगा देना, नहीं जा रहा है। तो हमने क्रिया को क्या बना दिया? नकारात्मक बना दिया ना। इसे वाक्य को क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और ज़्यादा इस पर टाइम देना व्यर्थ है, क्योंकि ये परीक्षा में नहीं आता है। तीसरा जो पॉइंट है, इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक या प्रश्नबोधक वाक्य। इनसे ऐसी फीलिंग आएगी कि किसी से प्रश्न किया जा रहा है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम कहाँ रहती हो, हम सब कब जाएंगे, कब जाएंगे। इस तरीके से अगर वाक्य लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन किया जा रहा है। तुम कहाँ रहती हो, एड्रेस पूछा जा रहा है। हम सब कब जाएंगे, समय पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है और हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है हमें। ठीक है। इसके बाद एक होता है चौथा, निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य। अब ये अंग्रेजी वाला जो है ना, वो वहीं तक ख़त्म हो गया। अब इसके आता है निषेधात्मक। इसमें भी नेगेटिव फीलिंग आएगी, लेकिन किसकी? एक्शन की, एक्शन की नहीं, सुझाव की आएगी बात। यहाँ पर नेगेटिव होगा सेंस में, लेकिन कैसा होगा? सुझाव होगा। जैसा तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये क्या है? सुझाव है। ऐसा मत करो, पाप लगेगा, पाप लगेगा। ये क्या है? सुझाव है। जीवों पर दया करो तो ठीक है, अत्याचार मत करो, अत्याचार मत करो। ये क्या है? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? नेगेटिव सेंस में है, लेकिन एक सुझाव है, फोर्सफुली नहीं है ये। ठीक है। जीवों पर अत्याचार मत करो, ठीक है, लेकिन मुर्गी खा सकते हो, है कि मुर्गे का और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मुर्गे का, बकरे का और क्या यूज़ कर सकते हो आप? उन्हें जीने का अधिकार है, लेकिन उनके जीवन काल के बाद उनका उपयोग करने के लिए आपको कोई सुझाव दे रहा है कि ऐसा मत करो, पाप लगेगा, अत्याचार नहीं करना चाहिए जीवों पर, ऐसा आपको कहा जा रहा है। लेकिन आप देखो हो क्या रहा है? क्या आपके ऐसा कहने से कुछ बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं? नहीं आ रहे। ये सभी के सभी क्या एक तरीके के सुझाव है, जो किसी क्रिया को मना करने का काम करते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन नकारात्मक जब भी बोलोगे, इसका मतलब है कि मैंडेटरी है कि ऐसा नहीं होगा। अगर हो रहा है तो हम उसमें सक्रिय होकर उसे रोकने का प्रयास करेंगे। तो ये होता है निषेधात्मक वाक्य। इसके बाद क्या होता है भाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक का मतलब आश्चर्य की फीलिंग आए, आश्चर्य। हाँ, अरे क्या हो गया,
ओह कोरोना हो गया। ठीक है, हाय, सब बीमार पड़ रहे हैं। ये ऐसे ही वाक्यों को क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, ये आश्चर्य वाली बात है, ऐसा हो रहा है। तो इसमें ये साइन लगा रहेगा, देखते ही पहचान लेंगे कि विस्मयादिबोधक है। बट मेरे कहने का भाव ये है कि परीक्षा में आता ही नहीं है। इसे आप जल्दी से एक एक लाइन पे लिख लीजिए, फीलिंग इसकी बस। देखिए इसमें कुछ और वाक्य हैं, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे पांचवा छठवां है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य क्या होंगे? जिनसे आज्ञा दी जाए। जैसे एग्जाम्पल क्या है? बाजार जाओ फल लाओ, बाजार जाओ फल लेके आओ। ये आज्ञा दी जा रही है। पानी पिलाओ, इसमें भी क्या है? आज्ञा है। बैठ कर पढ़ो, ये सब क्या है? आज्ञावाचक है। इसमें आज्ञाएं दी जा रही है, इंडिकेट डायरेक्शन दिया जा रहा है। बाजार जाओ फल तो फल ले आओ, पानी पिलाओ, बैठ कर पढ़ो, ये सब में क्या है? आज्ञा दी जा रही है। एक होता है इच्छावाचक। कौन सा वाचक? इच्छावाचक। इच्छावाचक क्या होता है? इससे अपने अंतर्मन के भावों को प्रकट किया जाता है। जैसे काश नहीं, सबका कल्याण हो, ये क्या है? इच्छा है। सबका कल्याण हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे, ये क्या है? इच्छा है। ये क्या है? इच्छा है। सबका कल्याण हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आज मैं फल खाऊंगा, आज मैं फल खाऊंगा, ये भी क्या है? इच्छा ही है। आज मैं फल खाऊंगा, कल सब दारू पिएंगे। ये भी एक तरीके की क्या है? इच्छा की बात है जी। कहाँ पे? हाय सब बीमार हो रहे हैं, हाय सब बीमार हो रहे हैं। तो ये इच्छावाचक है, सबका कल्याण हो। इसके बाद एक होता है संदेहवाचक। संदेहवाचक क्या होगा? संदेह का प्रकटीकरण हो। हाँ, संदेहवाचक। ये संदेहवाचक नहीं है, ये विस्मयादिबोधक है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। ऐसा बहुत मुश्किल है, हो गया तो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस जन्म में तो कुछ भी संभव नहीं है। और क्या? संदेह वहाँ होता है जहाँ डाउट की बात की जाए। जैसे शाम को वर्षा होगी, शाम को वर्षा हो सकती है, तो ये क्या है? एक तरीके से संदेह की जा रही है। शाम को वर्षा हो सकती है। वह आ रहा होगा, इसमें भी क्या है? डाउट है। वह आ रहा होगा, क्या पता कहाँ है? वह आ रहा होगा। या आप ऐसे लिख सकते हो, कोरोना मई तक समाप्त हो सकता है, समाप्त
हो जाएगा, हो जाना चाहिए। कोरोना मई तक समाप्त हो जाना चाहिए, यानी आप इसमें कंटेस्ट नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, संदेह है कि ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है भाव यहाँ देखा जाता है, यहाँ वाक्य नहीं, लेकिन आप लिख भी सकते हो सकता है कर दीजिए तो 100% संदेह ही है। नहीं वो भी सही था, कोरोना मई तक समाप्त हो जाना चाहिए ऐसा मेरी इच्छा है, विचार है, लेकिन हो नहीं रहा है ना, तो ये संदेहवाचक हुआ, इसमें डाउट है।